साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी शिक्षा दर्पण में। साथियों आज हम जानेंगे कि 2021-22 का अपने विद्यालय का यूडाइस डाटा कैसे भरना है। यूडाइस डाटा भरने से पहले आपके पास निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध होना चाहिए जिससे आपको यूडाइस भरने में आसानी होगी। जैसे है शिक्षण कुछ 2020-21 में कुल शिक्षण दिवसों की संख्या, स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, तीसरा है स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी, उसी तरह चौथा है कक्षा में एक में आयु अनुसार नामांकन वर्तमान सत्र के अनुसार, पांचवा है सभी कक्षा का कक्षावार जातिवार दर संख्या बालक बालिका के अनुसार, छठवा है अल्पसंख्यक की जानकारी आधार कार्ड एवं राशन कार्ड सहित, सातवां है CWSN की जानकारी 21 प्रकार के दिव्यांगता के अनुसार, आठवां है पाठ्य पुस्तक गणवेश साइकिल वितरण की जानकारी सत्र 2020-21 के अनुसार। उसी तरह नौवां है परीक्षा परिणाम सत्र 2020-21 कक्षा तीसरी पाँचवीं एवं आठवीं का, और अंतिम है वित्तीय जानकारी मद अनुसार 2020-21 का। यह सब जानकारी आपके पास होगी तो आपको यूडाइस डाटा भरने में आसानी होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यूडाइस डाटा भरने के लिए हमें सबसे पहले इस लिंक में जाकर सर्च करना होगा। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ से लिंक ओपन कर सकते हैं। लिंक में सर्च करने पर कुछ इस तरह का लॉगिन स्टेटस आपके सामने दिखाई देगा। लॉगिन में जाकर आप अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाएंगे। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड में जाकर भी आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको फॉरगेट पासवर्ड जाएंगे और उसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज दिखाई देगा जिसमें आपके शाला का यूज़र ID अर्थात डाइस कोड डालना होगा। साथ ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा जिसमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके प्रधान पाठक का या प्रभारी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो सकता है। उसको डालने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में पासवर्ड आ जाएगा, उसे डालकर आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने पर आपको यूडाइस का डैशबोर्ड दिखाई देगा। सबसे ऊपर में आपके स्कूल का नाम, प्रभारी का नाम इस तरह से दिखाई देगा। नीचे आपको 4 अलग अलग DCF दिखाई दे होंगे जिसमें लिखा है अलग अलग है, उसमें आप इसमें इंस्ट्रक्शंस के रूप में लिखा हुआ है, या तो फिर आप इसको DCF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने पर आपको भरा हुआ DCF अलग से दिखाई देगा जिसको हम पढ़ सकते हैं। तो इसके नीचे सबसे नीचे में लिखा हुआ है जो DCF है, क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा, उसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर डाटा कैप्चर फॉर्मेट के अंतर्गत हमें 1.1 से 12 पॉइंट तक अलग अलग बिंदुओं को भरना है जिसमें कुल 42 पॉइंट है। अपनी सुविधा के लिए हम भाषा को हिंदी में चेंज कर लेते हैं। नीचे देखिए जहाँ पे हमें भरना है खंड 1 के अंतर्गत 1.1 से 1.9 स्थान का विवरण, इसे अपडेट कर सकते हैं और यदि अपडेट है तो आगे बढ़ेंगे, फिर भी एक बार जानकारी के लिए मिलान कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने पर पहला भाग का के अंतर्गत स्कूल के प्रमुख का पद के अनुसार अलग अलग प्रभारी का नाम दिया हुआ है जिसमें अपने स्कूल के प्रभारी के पद के अनुसार चयन कर सकते हैं, जैसे हेड मास्टर, प्रिंसिपल, इंचार्ज, इस तरह से। उसके नीचे है स्कूल के प्रमुख का नाम, उनका मोबाइल नंबर। उसी में खंड खा के अंतर्गत यदि आपके स्कूल में लैंडलाइन फ़ोन हो तो उसका STD कोड, फ़ोन नंबर, स्कूल का मोबाइल नंबर, स्कूल का ईमेल एड्रेस, स्कूल का वेब एड्रेस, इसे पूरा करने के बाद नीचे दिखें जमा लिखा है, उसे क्लिक करने पर यह अपडेट स्कूल का बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अगले खंड के अंतर्गत 1.10 से 1.27 तक का विवरण भरना है जिसके अंतर्गत मूल विवरण, श्रेणी, प्रबंधन, संबद्धता, बोर्ड आदि से संबंधित है, इसे क्लिक करेंगे। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है संपर्क विवरण। 1.10 के अंतर्गत 1.11 में प्रभारी का विवरण जिसमें नाम, पद नाम, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, इसका मिलान करते जाना है और जहाँ पर अपडेट नहीं हुआ होगा उसको अपडेट करते जाना है। तो 1.12 में है स्कूल की श्रेणी। उसके बाद 1.13 में है स्कूल में निम्नतम एवं उच्चतम कक्षा, प्राथमिक है तो 1 से 5 तक, माध्यमिक है तो 6 से 8 तक, उसी तरह आगे उच्च कक्षाओं का भी भरना है। 1.14 में है स्कूल का प्रकार, क्या इस जैसे
को एजुकेशन मतलब सह शिक्षा है, दोनों साथ साथ पढ़ रहे तो को एजुकेशन आ जाएगा। यदि केवल बालक और बालिका अलग अलग है तो उसको हम उसके हिसाब से भरेंगे। उसी प्रकार 1.15 में स्कूल का प्रबंधन कोड अर्थात स्कूल किस विभाग के अंतर्गत है, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग है, आदिम जाति कल्याण विभाग है या राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत है, तो उसे अलग अलग सेलेक्ट करके भरना है। अगला है प्रतिवादी का विवरण अर्थात इस UDAIS प्लस डाटा को 2021-22 का डाटा संस्था के किस व्यक्ति द्वारा भरा जा रहा है उसका पद नाम विवरण इसमें भरना है। इस पॉइंट के अंतर्गत प्रतिवादी का प्रकार, इसमें से जो आप आपका जो पद है उसमें उसका चयन करेंगे, टीचर है तो टीचर है जिस तरह से है। उसके बाद उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, इसे पूरा भरना है। उसके बाद 1.17 के अंतर्गत अनुभाग अर्थात कक्षाओं में सेक्शन वाला है तो सेक्शन को भरेंगे। यदि नहीं है तो इसमें लिखा हुआ है यदि कक्षा में कोई अनुभाग नहीं है तो 1 दर्ज करें, तो उसको हम 1 लिखेंगे। यदि नहीं है तो 1 लिखेंगे और है तो उसमें नंबर डालेंगे। अगला है स्कूल का स्थापना वर्ष, आपका स्कूल का स्थापना वर्ष कब है उसे भरेंगे। उसके बाद आप अपने स्कूल का स्थापना वर्ष इसमें भर सकते हैं। 1.19 के अंतर्गत स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष उसको भर देंगे। 1.21 के अंतर्गत क्या आपका स्कूल विशेष बच्चों अर्थात CWSN के अंतर्गत है, यदि है तो उसमें हम किस कैटेगरी में है, जो 42 प्रकार के कैटेगरी है उसमें हम टिक लगाएंगे और यदि नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 1.22 के अंतर्गत क्या आपका विद्यालय पाली में लगता है अर्थात शिफ्टेड है, यदि शिफ्टेड है तो हाँ में डालेंगे और नहीं है तो नहीं में डालेंगे। 1.23 क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है अर्थात इसका मतलब है कि रोजगार पर अन्य कोई प्रशिक्षण जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई जैसा प्रशिक्षण आपके विद्यालय में दिया जाता है, यदि हाँ तो हाँ में डालेंगे, नहीं तो फिर नहीं में टिक लगाएंगे। उसके बाद है क्या आपका विद्यालय आवासीय है जैसे छात्रावास है या किस प्रकार का है उसमें भरेंगे। यदि पूरी तरह से आवासीय है या आंशिक आवासीय है या गैर आवासीय है तो उसको हम टिक लगाएंगे। यदि गैर आवासीय है मतलब आपके विद्यालय में छात्रावास नहीं है तो उसे हम, यदि गैर आवासीय है तो उसमें गैर आवासीय में टिक लगाएंगे। उसके बाद आगे लिखा है यदि गैर आवासीय है तो क्या कोई छात्रावास है जहाँ पर इस स्कूल के अधिकांश छात्र रहते हैं, यदि हाँ है तो हाँ या फिर नहीं में टिक लगाएंगे। यदि हाँ है तो छात्रावास का प्रकार डालेंगे, गवर्नमेंट है प्राइवेट है। उसके बाद ग नंबर में देखेंगे क्या बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण स्तर के लिए है, जैसे प्राथमिक में है तो प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के है तो माध्यमिक के लिए। यदि है तो इसमें फिर बालक और बालिका का अलग अलग संख्या डालेंगे और नहीं है तो फिर नहीं में टिक लगाएंगे। उसके बाद 1.25 के अंतर्गत लिखा है क्या यह स्कूल अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है, क्योंकि आपने पहले ही अपने प्रोफाइल में अपने स्कूल का कैटेगरी को गवर्नमेंट के अंतर्गत अपडेट कर रखा है, इसलिए यह जो ऑप्शन है वो साइलेंट दिखाएगा। यदि यह संचालित होता तो फिर हमको भरना पड़ता। इसके बाद नीचे जमा और अगला में क्लिक करेंगे, इसके बाद इस खंड को सेव कर लेंगे। 1.29 के अंतर्गत स्कूल में पढ़ाने का माध्यम किसी विशेष माध्यम में पढ़ाए जाने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार घटते क्रम में माध्यमों का उल्लेख करें। तो यहाँ पर हमारा स्कूल यदि हिंदी माध्यम है तो हिंदी को पहले क्रम में दर्शाएंगे, बाकी अन्य भाषा को उसके बाद के क्रम में लिखेंगे। उसके बाद है एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषाओं के नाम, कक्षाएँ जिसमें भाषाएँ सिखाई जाती हैं, भाषा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या। तो यहाँ भी उसी क्रम में भाषा के माध्यम को प्राथमिकता में रखते हुए विषय अनुरूप भाषा का चयन करना है। उसके बाद है 1.31 में क्या स्कूल में उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, यदि हाँ है तो हाँ में या तो फिर नहीं में टिक लगाएंगे। इसके बाद 1.32 के अंतर्गत क्या विद्यार्थियों को कोई बेसिक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इसमें भी यदि हाँ है तो हाँ है ना फिर नहीं में टिक लगाएंगे। उसके बाद 1.33 में आपके विद्यालय के समीपस्थ उच्च प्राथमिक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की दूरी किलोमीटर बताना है। यदि आपका विद्यालय 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी में है तो उसको किलोमीटर में बता सकते हैं। उसके बाद है 1.34 में क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, यदि नदी नाला है तो उसको भी नहीं डालेंगे, यदि हाँ है तो हाँ में डालेंगे। 1.35 में सत्र 2020-21 में कुल शिक्षक दिवस की संख्या, कुल कितने दिन सत्र 2020-21 में शाला लगा उसको संख्या को डाल देंगे अपने विद्यालय से मिलाकर। उसके बाद है 1.36 बच्चों के लिए प्रतिदिन कुल शाला समय में रहने का घंटा
बच्चे जो शाला में कुल समय व्यतीत करते हैं उसके अनुसार उसमें घंटों में उसको लिखना है। उसी प्रकार शिक्षकों के लिए भी है। शिक्षकों के लिए कुल शाला समय 1.38 में क्या आपके शाला में सीसी अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू किया जा रहा है, हाँ या नहीं? यदि हाँ है तो वर्ष के दौरान कुल कितने आकलन किए जा रहे हैं, कितनी बार आकलन होता है उसका संख्या डालना है। उसी प्रकार इसी के अंतर्गत क्या छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है? आकलन करते हैं तो उसका रिकॉर्ड भी रखना जरूरी होता है, तो उसी के बारे में पूछा गया है क्या इसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और यदि रिकॉर्ड रखा जा रहा है तो क्या उस रिकॉर्ड को उसके पालकों के साथ शेयर भी किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, उसकी भी जानकारी देना है। सीसी के मूल्यांकन सामग्री किसके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं? हमारे जहाँ यदि सीसी का मूल्यांकन सामग्री स्कूल के द्वारा स्वयं से तैयार किया जा रहा है तो स्कूल वाले में टिक लगाएंगे, अथवा जब राज्य या केंद्र के द्वारा तैयार किया जा रहा है उसका आकलन प्रश्न पत्र जो भी सामग्री है राज्य से आता है तो राज्य में टिक लगाएंगे। 1.39 के अंतर्गत लिखा है शैक्षिक सत्र का शुरू कब से होता है? तो हमारा शैक्षिक सत्र की शुरुआत 16 जून से होती है, तो हम 16 जून डालेंगे। सब पूरा को भरने के बाद अगला जमा पर टिक लगाएंगे और इसको सेव कर देंगे। इस तरह से हमारा 1.39 तक का जो पॉइंट है वो सेव हो जाएगा। 1.43 में देखेंगे, इसमें पूछा गया है क्या स्कूल से बाहर वाले बच्चे जो स्कूल में नामांकित हैं और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, यदि ले रहे हैं तो हाँ में डालेंगे और यदि नहीं है तो फिर नहीं में डालेंगे। यदि हाँ है तो फिर प्रशिक्षण का ब्यौरा देना होगा। 1.44 में उपचारात्मक शिक्षण ले रहे विद्यार्थियों की संख्या, यदि आपके विद्यालय में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो उपचारात्मक शिक्षण ले रहा है तो उसका संख्या डालना है। 1.45 में लिखा है शिक्षा में सुधार / वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र, इसके संख्या डालना है। 1.46 को देखिए, ये महत्वपूर्ण है। सत्र 2020-21 के दौरान स्कूलों के दौरों का ब्यौरा देना है। इसमें का नंबर में लिखा है कुल निरीक्षण ब्यौरों की संख्या। खा के अंतर्गत लिखा है कि CRC जिसको लिखा है CAC के कुल निरीक्षण दौरों की संख्या। उसी तरह गाँव में BO एवं BRC के द्वारा दौरों की कुल संख्या। उसी तरह घा में लिखा है जिला / राज्य से अधिकारियों के दौरों की कुल संख्या। यह आपको आपके पाठकान या निरीक्षण पंजी से मिल जाएगा, उसको देखकर आप निरीक्षण दौरों की संख्या डाल सकते हैं। 1.47 में क्या SMC का गठन शाला में किया गया है? RT के अनुसार क्या समग्र शिक्षा के दिशा निर्देशों के अनुसार SMC का गठन किया गया है? यदि का और खा हाँ है तो बैठकों की कुल संख्या डालना है कि कुल कितने बैठक हुए हैं। सत्र 2020-21 में SMC के साथ उसके बाद क्या SMC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है? मतलब सत्र 2020-21 में SMC के द्वारा कितना बैठक किया गया है और उसके बाद उसमें SMC के द्वारा क्या स्कूल विकास योजना के संबंध में किसी प्रकार की तैयारी की गई है तो उसका उल्लेख करना है। क्या स्कूल में कोई एकेडमिक कमेटी साथ ही PTA का गठन किया गया है? PTA का मतलब है पालक शिक्षक समिति। विद्यालय में प्रायः पालक शिक्षक समिति का गठन किया जाता है, तो इस तरह से किसी प्रकार की समिति का गठन किया गया है तो उसका ब्यौरा देना है। PTA बैठकों की संख्या भी SMC बैठकों के साथ आयोजित की जा सकती है, अतः उसका संख्या दर्शा सकते हैं। 1.49 में लिखा है क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष है, अर्थात एक ही कक्षा में अलग अलग कक्षा के बच्चों को बैठाकर अध्यापन करवाया जाता है? यदि हाँ है तो फिर बच्चों की संख्या और कक्षा का विवरण देना है। 1.50 में क्या स्कूल परिसर किसी स्कूल का भाग है, अर्थात बहुत सारे स्कूलों का एक हब तो नहीं है, उसके बारे में पूछा गया है। स्कूल कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है। यदि ऐसा है तो स्कूल परिसर के कुल स्कूलों की संख्या देना है। इसके बाद हम नीचे जमा और अगला पर क्लिक करके इस खंड को सुरक्षित कर सकते हैं। आगे देखते हैं 1.52 के अंतर्गत क्या आपके विद्यालय को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का पूरा सेट प्राप्त हुआ था, हाँ या नहीं? यदि हाँ है तो हाँ और नहीं है तो नहीं डालेंगे। 1.5.1 के अंतर्गत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पाठ्य पुस्तक कब प्राप्त हुई? यदि आपके विद्यालय को पुस्तकें जून में प्राप्त हुई तो जून डालेंगे या फिर जुलाई में डालेंगे। जुलाई में प्राप्त हुई तो जुलाई डालेंगे। 1.522 के अंतर्गत क्या प्रत्येक कक्षा के लिए TLM उपलब्ध है? यदि हाँ है तो हाँ या फिर नहीं डालेंगे। यदि हाँ है तो फिर भाषा एवं गणित के विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें TLM के द्वारा अध्यापन कराया जाता है उसका संख्या डालना है। आगे है क्या सत्र 2000
आपके विद्यालय को सप्लीमेंट्री श्रेणीबद्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसका मतलब है पूरक TLM जिसमें चार्ट, वेब, इंटरनेट सीरीज, खेल सामग्री यदि प्राप्त हुई है तो हाँ डालो अथवा नहीं डालना इसमें। उसके नीचे है स्कूल में पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या। यह आपके पुस्तकालय का रजिस्टर या फिर स्टॉक पंजी में दर्ज होगा, उसे देखकर आप यहाँ अंकित कर सकते हैं। बच्चे की संख्या जिनके द्वारा पुस्तकालय का उपयोग किया जाता है। आगे है शिक्षकों द्वारा बच्चों के सीखने की क्षमता के बारे में पालकों से संपर्क कर कितने बच्चों के बारे में बताया गया, उसकी संख्या डालना है। उसके आगे है क्या माता पिता और स्वयंसेवक के द्वारा FLN प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करते हैं, यदि हाँ है तो हाँ या फिर नहीं। इसके बाद है क्या स्कूल ने सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है, इसके बारे में भी हाँ अथवा नहीं डालेंगे। इसके बाद है 1.5.8 के अंतर्गत क्या विद्यालय में प्रत्येक कक्षा एवं आयु अनुसार खेल सामग्री उपलब्ध है। प्रायः सभी विद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध होती है, तो इसे हम हाँ डालेंगे। यदि आपके विद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो नहीं डालेंगे। उसके बाद नीचे जमा और अगला में क्लिक कर इसको सेव कर लेंगे। इसमें आगे देखते हैं 1.53.1 एवं 1.53.2 में संदर्भित मदों की संख्या, जिसे भरना अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसे छोड़कर हम आगे देखते हैं। 1.53.3 के अंतर्गत क्या आपके संस्था के शिक्षकों द्वारा अध्यापन के समय TLM का उपयोग किया जाता है, यदि हाँ है तो कक्षावार इसमें हाँ डालेंगे। उसके बाद है क्या संस्था द्वारा बच्चों को शैक्षिक गतिविधियों, पोर्टफोलियो निर्माण, कक्षा प्रदर्शन, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो इसमें हाँ अथवा नहीं। यदि हाँ है तो हाँ डालेंगे अथवा नहीं डालेंगे। उसके बाद हॉट स्पॉट की संख्या, यदि हाँ है तो इसमें भी संख्या डालेंगे। आगे क्या आपके विद्यालय में साइबर सुरक्षा उन्मुखीकरण संबंधी छात्रों को इससे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि प्रशिक्षण दिया जाता है तो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या डालेंगे। उसके अलावा है साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान से संबंधित भी क्या कोई प्रशिक्षण छात्रों को दिया जाता है, यदि दिया जाता है तो उसमें भी उसकी संख्या डालेंगे। इस तरह से इसे पूरा भरने के बाद जमा और अगला में क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हमारा खंड 1 के अंतर्गत इस भाग को सुरक्षित कर लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे खंड 1 के अंतर्गत हमारे सभी 1.1 से 1.53 तक सभी बिंदु पूर्ण हो गया है। साथियों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर था, पर मैंने सभी बिंदुओं को पूरा करने का प्रयास किया है। यदि आपके द्वारा कोई प्रश्न हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। साथ ही आगे खंड 2 के अंतर्गत भी जल्द ही इसका अगला वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो मिलते हैं U-DAIS के भाग 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।